हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। टेस्ट नंबर आपका 197 है। 196 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट पर आके आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में द्विसदनीय विधायिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। देखिए, जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है। किस विषय में भिन्न है? देखिए, भारत में और जो ब्रिटेन है उसमें द्विसदनीय विधायिका है, ये तो भिन्न नहीं है, बिल्कुल सेम है। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, ये भी आपका सेम है। और वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये भी आपका सेम है। बट न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है कि ये जो है कि नहीं है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में, ठीक है, ये भारत में है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका भिन्न है। साइमन आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न में से कौन? राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना, उपयुक्त सभी। साइमन आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो साइमन आयोग की जो सिफारिशें हैं, राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना, ये भी सिफारिशें थी। ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना, ये भी उनकी सिफारिश थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना, ये भी जो है कि साइमन आयोग की सिफारिशों में से एक था। तो इट मीन्स की हो जाएगा कि उपयुक्त सभी जो है कि सही है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया संविधान सभा के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया और इसे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है कि इसको अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मसमर्पित किया गया, ठीक है। देखिए, उस टाइम पे 299 सदस्यों में से, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने ये उस पर हस्ताक्षर किया था। संविधान पे 284 सदस्य। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसके द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? वो कौन सा एक्ट था? तो वो एक्ट था आपका कौन सा? तो ये था आपका चार्टर अधिनियम 1833 वाला एक्ट। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसके अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल प्रथम थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग। इनको जो है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। ये थे आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संघ में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? लिंग समानता का अधिकार, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल अधिकार है वो भारतीय संघ में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? देखिए, मूल अधिकार कितने हैं आपके? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि मूल अधिकार कितने हैं आपके। इसमें जो है कि लिंग समानता का अधिकार, ये जो है कि नागरिकों को प्रदान किया गया है। देश के किसी भाग में बसने का भी अधिकार है, ये मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, मूल अधिकार। लेकिन जो सूचना का अधिकार है ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये जो है कि एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है कि इसको प्रदान किया गया है नागरिकों को।
भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 15 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये मान्यता प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 को। देखिए, संविधान सभा की लंबी चर्चा के बाद से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसके बाद से जो है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राज्य भाषा के संबंध में व्यवस्था किया गया है। 343 से लेकर के 351 तक इसके बारे में बात की गई है, तो राजभाषा के संबंध में बात किया गया है संविधान में। देखिए, इसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए जो है कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। दिल्ली का लाल किला, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया। देखिए, शाहजहां इसका निर्माण करवाया और इसके बाद से अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया। मतलब कि आगरा से जो है कि दिल्ली राजधानी कर दिया शाहजहां ने। और शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शाहजहां के टाइम में बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल लीजिए या छिपी हुई बेरोजगारी बोल लीजिए या फिर अदृश्य बेरोजगारी बोल लीजिए। ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो भी श्रमिक हैं, जो काम करने वाले हैं, वो बाहर से काम पर लगा हुआ तो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस काम में उस श्रमिक का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। यदि उस श्रमिक को उस काम से बाहर भी निकाल दिया जाए तो जो उत्पादन का कुल उत्पादन का जो होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, कृषि में ये बेरोजगारी होती है। ऐसे समझ लेते हैं, एक परिवार में सपोज दैट मान लीजिए 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं और मान लीजिए 5 बीघे खेत है उनका। ठीक है, तो ये क्या होता है कृषि में कि ये 10 लोग जो है कि अपने 5 बीघा खेतों में लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब पूरे परिवार जो है कि उसी कृषि में लगा रहता है। हालांकि अगर इसमें से चाहें 2 या 3 बंदे भी चाहें तो ये 5 बीघा, या मान लीजिए 5 बंदे चाहें तो 5 बीघा जो है कि खेत को देख सकता है, मतलब कृषि कर सकता है। ठीक है, तो वही है कि इसमें जो है कि ऐसे तो लग रहे हैं कि 10 लोग जो है कि इसमें लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इन 10 लोगों की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर इसमें से 5 लोगों को हटा भी दिया जाए तो इसके कुल उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ये जो कि कृषि में, कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी पाई जाती है। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी? गुरनार मिनरल, वी.एस. मिन्हास, दादा भाई नौरोजी, विपुल अहलूवालिया। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है गुरनार मिर्डल के द्वारा लिखी गई है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, प्रोटीन समृद्ध हैं, शुद्ध एवं अनपमिश्रित है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इको मार्क किनको दिया जाता है? तो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। बृहद झीलों का निर्माण हुआ था पूर्वी कैम्ब्रियन युग में, आर्डोविसियस युग में, नवजीव कल्प में, मध्यजीव कल्प में। बृहद झीलों का निर्माण, बृहद झीलों का निर्माण हुआ था तो ये हुआ था आपका नवजीव कल्प में। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का निर्माण नवजीव कल्प के प्लिस्टोसीन युग में हिमानी के अपर्दन के द्वारा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न राष्ट्रपतियों में से किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, ये चारों ऑप्शन जो है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका नाम दिया गया है। इसमें से पूछा जा रहा है कि भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया किसको? जाकिर हुसैन को प्रदान किया गया या नहीं किया गया? देखिए, जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। एस राधाकृष्णन, इनको जो है कि 1954 ईस्वी में सम्मानित किया गया था।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी, ये जो है कि इनको कभी जो है कि भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। देखिए नीलम संजीव रेड्डी ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सोनभद्र, सहारनपुर, बागपत, शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला तो ये है आपका सहारनपुर। सोनभद्र जो है कि आपका है कौन सा जिला है? ये तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। उत्तरी जिला ये है, दक्षिणी जिला जो है कि सोनभद्र है। शामली आपका पश्चिमी जिला है और बलिया जो है कि आपका कौन सा जिला है? तो ये पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर और दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र। गलत युग्म बताइए। टोंस नदी का उद्गम मैहर के निकट तमसाकुंड से, केन नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम में, बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम में, राप्ती नदी का उद्गम नेपाल के रुकमकोट स्थान से। देखिए टोंस नदी कहाँ से निकलती है? तो टोंस नदी निकलती है मैहर के निकट तमसाकुंड से। केन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो केन नदी का उद्गम जो है कि आपका कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से है, न कि भोपाल के दक्षिण पश्चिम से। बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से है और राप्ती नदी का जो उद्गम है वो नेपाल के रुकमकोट स्थान से है। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो गलत हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों का सही क्रम बताइए। गाजियाबाद, भदोही, शामली, हापुड़। भदोही, हापुड़, गाजियाबाद, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, भदोही, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली। देखिए उत्तर प्रदेश का जो कम क्षेत्रफल वाले 4 जो जिले हैं उनका सही क्रम बताना है। गाजियाबाद के अगर क्षेत्रफल के हम बारे में बात करें तो गाजियाबाद का क्षेत्रफल कितना है? तो गाजियाबाद का क्षेत्रफल है आपका 910 वर्ग किलोमीटर। भदोही का क्षेत्रफल कितना है? तो भदोही का ये 1015 वर्ग किलोमीटर। शामली का कितना है? तो ये 1212 वर्ग किलोमीटर। और हापुड़ का कितना है? तो ये है आपका 660 वर्ग किलोमीटर। तो पूछा जा रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों का नाम बताइए। जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले हैं उनका 4 देखिए। तो पहले नंबर पे आएगा आपका हापुड़। पहले नंबर पे हापुड़ किस में है? तो इसमें है। पहले नंबर पे हापुड़ आ जाएगा। दूसरे नंबर पे 910 गाजियाबाद आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका भदोही आ जाएगा और चौथे नंबर पे आपका शामली आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए जो मूल अधिकार है ना हमारे, वो जो है कि एक तो अपने देश के नागरिकों को और विदेशी हैं, 2 तरह के लोग हैं अपने देश में। एक तो अपने देश के लोग हैं ही और प्लस दूसरे देश के भी लोग हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, तो मैक्सिमम जो है कि अपने देश के नागरिकों को तो है ही, मतलब सारे, बट मैक्सिमम उसमें से जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बट कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं? तो अनुच्छेद आपका 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। ये जो 5 फंडामेंटल राइट है ना, ये जो है कि विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। ये 5 फंडामेंटल, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये सब सारे प्राप्त नहीं है। इसमें से देखिए, इसमें से जो आपका ये है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 तो है नहीं विदेशी नागरिकों के लिए, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये विदेशी नागरिकों को ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है बाकी सबको। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आज का है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? 1976 में, 1985 में, 1996 में, 1980 में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।
देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। स्टडी विद श्री ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।